गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम गॉसेस थ्योरम का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें आपको पढ़ा रहे हैं गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन एक लास्ट टॉपिक आपका है कि कूलम्स लॉ को गॉसेस थ्योरम से प्रूव करना है। VVI है, एग्जाम में आता भी है। तो हेडिंग हम लोग देंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कूलम्स लॉ में आपको प्रूव करना है कि टू चार्जेज को, जैसे आपका यह Q1 यह Q2, दोनों r डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो इसका हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही प्रूव करना है जी। ठीक है, तो यह आपको VVI में है। हम लोग गॉसेस थ्योरम से प्रूव करेंगे। किसी एक चार्ज को सेंटर मान लीजिए, चाहे Q1 को सेंटर माने चाहे Q2 को सेंटर माने, जिसको आपको मानना है किसी को मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि हम लोग Q1 को सेंटर मानते हैं तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं बाय द गॉसियन सरफेस। ये क्या हो गया, ये हो गया गॉसियन सरफेस, ठीक ना। तो हम लोग लेट सपोज करें, लेट टू चार्जेज Q1 and Q2 are separated at distance R, then we have to prove कूलम्स लॉ। हम लोग क्या प्रूव करना है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग देख लो, सपोज करते हैं कि यहां पर Q1 जो है अपना फील्ड क्रिएट किया E, यहीं पर गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसको सेंटर से हम लोग मिला दे रहे हैं। अब यह सेंटर से मिला दिए तो यह सरफेस एरिया जो ds हुआ, सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल भी इधर ही होगा जी। मैंने दोनों आपका सेम डायरेक्शन में, तो यहां लिखेंगे नाउ सपोज दैट a Gaussian surface is drawn around the charge Q1 on which element area ds is considered, then according to Gauss's theorem हम लोग पढ़ चुके हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज यहां सेंटर पर कौन है, Q1, तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों सेम डायरेक्शन जी, तो दोनों सेम डायरेक्शन था 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपका cos 0 1, तो E को बाहर कर दो, ds Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस एरिया
स्फीयर का है 0 से 4 पाई, जो रेडियस माने हैं r² तक, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलो देखो बाबू, हम लोग यहां पर E इंटू ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया, s 0 से 4 पाई r², इधर हो गया q1/ε0, यानी E इंटू 4 पाई r² माइनस 0 q1/ε0, ठीक है ना जी। तो E इंटू 4 पाई r² q1/ε0 देखा जाए तो E इक्वल टू q1/4 पाई ε0 इंटू r²। ए आ गया कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग सपोज करेंगे, नाउ चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा तो वह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और यह Q2 जो है E के अंदर में है, इसलिए यह Q2 इंटू E फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ सपोज दैट चार्ज Q2 experienced force due to electric field E and beget F is equal to Q2 into E। अब E का वैल्यू पुट कर दो जी, Q2 और E का वैल्यू कितना, q1/4 पाई ε0 r², सो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 q1 q2/r²। ये आपका क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द प्रूव्ड। तो हम लोग क्या किए, गॉसेस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव किए। ये आता है तो इसको नोट कर लो। इसके बाद चलो बच्चों, तुम लोग नोट कर लिया होगा। अब देखो कुछ प्रॉब्लम हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लेना। यदि दिक्कत होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर फिर आप अपना कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को सबको मालूम होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334164287। इसी पर जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप व्हाट्सएप करेंगे, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो अभी देखिए एक एग्जाम्पल से भी प्रॉब्लम है और एक्सरसाइज से भी प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज में भी ये देखो एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, एडिशनल एक्सरसाइज 1.27 में कहता है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ अ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन समझना थोड़ा। उसके बाद बताता है थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्मली नहीं है जी, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, और वह दिया हुआ है 10 के पावर 5 न्यूटन। ध्यान देना, 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, यानी पर मीटर। दैट मीन्स देखिए, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, डिवाइड हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड d/dz, यानी यह आपका गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है लेंथ के रेस्पेक्ट में। अब उसके बाद क्या कहता है, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय सिस्टम हैविंग ए टोटल डाइपोल मोमेंट। देखो जी, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है जी, यानी P ये दिया हुआ है 10 के पावर -7 कूलम इंटू मीटर इन द निगेटिव जेड डायरेक्शन। तब तो और क्लियर हो गया, P का डायरेक्शन निगेटिव जेड डायरेक्शन में है जी।
तो देख लो, हम लोग इसको मान लिए जेड, इसको मान लिए वाई, चाहे जो मानना है, हमको जेड से जरूरत है, इसको मान लिए एक्स, किसी को मान सकते हैं, दिया हुआ है। यदि इसको आप एक्स मानते हैं तो इसको वाई मानते हैं, तो इसको जेड मानते हैं। तो यह पॉजिटिव जेड और यह जो होगा जेड डैश निगेटिव जेड। इसका मतलब है कि हम लोग डाइपोल मोमेंट में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। तो निगेटिव से पॉजिटिव यदि होगा तो डाइपोल मोमेंट बोला है कि अलोंग द निगेटिव जेड एक्सिस है जी, क्या बोला, निगेटिव जेड एक्सिस। तो P का डायरेक्शन इधर हो गया। चलो, तो जरूर यहां पर निगेटिव चार्ज होगा, और जितना दूरी ओरिजिन से जाइएगा उतना ही दूरी इधर भी ले लेना, नहीं तो यहीं पर चार्ज ले लो, आगे डाइपोल मोमेंट कर देना। E आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया, यानी ये आपका P का डायरेक्शन हो गया, ई जेड डैश हो गया। क्लियर है। अब आपसे कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, दूसरा कहता है टाउ यानी टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। तो देखो बाबू, सब चीज आपका इसमें दिया हुआ है, कैसे आप निकालेंगे वो आप अपने से देख लो। एक्चुअल में d बाई डी जेड दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एज वी नो दैट, पहले टॉर्क, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है। तो P आपका जेड डैश में है और E आपका जेड में है, तो यदि इसको आप तोड़ेंगे तो PE साइन 180 डिग्री जी, तो साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो, यानी टॉर्क जीरो हो गया, साइन 180 डिग्री जीरो। कोई दिक्कत। अब आपको फोर्स, तो हम लोग क्या पढ़े, नाउ फोर्स इज इक्वल टू, देखो डाइपोल मोमेंट के टर्म में भी लिख सकता है, नहीं तो चार्ज Q इंटू ई के टर्म में। तो E आपका वेरिएबल है, D ले लो, Q तो दिया हुआ नहीं है, इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म बदलना होगा। तो देखो P इज इक्वल टू, हम लोग यहां पर चूंकि Z के डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, dz आपका मीटर में है, लेंथ है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट बराबर क्या करें, चार्ज इंटू लेंथ। तो चार्ज मान ली कि Q ले लें और dz ले लें, तो क्या प्रॉब्लम होगा, P मिला, चूंकि P गिवन है जी, तो P जब गिवन है तो बड़ी आसान हो गया। तो इसमें हम dz से गुना और dz से भाग दे दिए, अब हमें आसान हो गया। तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू डी जेड, देखो यहां फॉर्मूला बनेगा, और A आपका हो गया D बाई डी जेड। देखिए ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोलते हैं। किसी में भी लेंथ से डिवाइड करेंगे तो वह ग्रेडियंट मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो गया। अब आपका दिया हुआ है F इज इक्वल टू, ए हो गया P और ये हो गया D बाई डी जेड। क्लियर है। तो फोर्स निकल गया, P का वैल्यू कितना, 10 के पावर 7, देख लो एक बार, -7 है जी, ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर -7 है, और D बाई डी जेड पावर जरूर देखना, ये आपका पॉजिटिव है, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। अब चेंज कर दो, ये आपका 10 के पावर -2, ये न्यूटन आंसर हो गया। क्लियर है। तो इसको नोट करो, तो आगे बता रहे हैं। चलो देखो बाबू, अभी हम लोग गॉसेस थ्योरम का कुछ न्यूमेरिकल बोले थे, बता रहे हैं, एक बताए हैं। अब एग्जाम्पल का कुछ है प्रॉब्लम, उसको भी देख लीजिए। यह प्रॉब्लम नंबर 1.11 यानी 11 नंबर प्रॉब्लम है। देखिए यह एक आपका क्यूब है, क्यूब का साइड्स है A, यह ऑरिजिन से A डिस्टेंस पर सिचुएटेड है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, यानी थ्रू आउट,
y एक्सिस में 0, z एक्सिस में भी 0 है। Ex बराबर दिया हुआ है अल्फा x के पावर 1/2। यह वेरिएबल है। x बराबर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x बराबर 1 तो बढ़ेगा, x बराबर 2 तो बढ़ेगा, x बराबर 3 तो बढ़ेगा। अब आपसे कहता है कि द फ्लक्स थ्रू द क्यूब के थ्रू फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूमिंग a इक्वल टू 0.1 मीटर में दिया हुआ है। चलिए ठीक है। यह यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड केवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में काम कर रहा है, उसमें यदि हम लोग क्यूब रख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यही मान लिया जाए कि यह एक सरफेस है क्यूब का, तो इधर से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा और इस सरफेस का नॉर्मल इधर होगा। जो सरफेस ऐसे रखा हुआ होगा उसका नॉर्मल ऊपर होगा, क्योंकि आपको एरिया वेक्टर में बताए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है हॉरिजॉन्टल में और इसका नॉर्मल ऊपर है, तो 90 डिग्री बनेगा फ्लक्स। तो यहां पर दो सरफेस में केवल एक में 0 डिग्री है, एक में 180 डिग्री। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यदि काम करेगा नॉर्मल तो 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्मल काम करेगा तो 0 डिग्री। बाकी जितने भी सरफेस हैं सब 90 डिग्री बनाएगा जी। तो 90 डिग्री जहां बनेगा तो फ्लक्स क्या होगा? 0। तो हम लोग टोटल क्यूब के द्वारा फ्लक्स जब निकालेंगे तो आप टोटल में भी देख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट एक प्रॉब्लम ही बताया था शुरू में आपको, एक सरफेस का केवल एनसीईआरटी में ही है, वह आपका प्रॉब्लम नंबर था एक्सरसाइज में, देख लो, देखो 1.18 प्रॉब्लम बताया था, उसी पर बेस्ड है, लेकिन इसको बताना है। चूंकि यह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यह सरफेस जो है, ये वाला सरफेस ऑरिजिन से ए डिस्टेंस पर है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर काम करेगा। तो देखो, तो लेट φ1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट सरफेस, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो, तो ऑरिजिन से सेकंड सरफेस कितना होगा जी? 2a फॉर फर्स्ट सरफेस। इसको किताब में आपको LHS बताया है। तो φ1 बराबर आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ए भी लिख सकता है, नहीं तो सरफेस एरिया एस भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो देखो सरफेस एरिया आप अपने से निकाल सकता है जी, चूंकि सरफेस एरिया, चूंकि क्यूब है तो इसका सरफेस एरिया दोनों का जो एस आप निकालेंगे वह आपका साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और अपना वैल्यू पुट करना, तो यहां पर इसका नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल कितना डिग्री? 180 डिग्री बनाएगा। एन थीटा यहां पर 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री होगा। देयरफॉर φ1 बराबर Ex इंटू एस कॉस 180। देयरफॉर φ1 इज इक्वल टू, अब Ex का वैल्यू भी पुट कर सकता है, माइनस Ex इंटू एस। क्लियर है? अब यहां वैल्यू आप पुट कर दीजिए, चूंकि दिया हुआ है, तो देख लो, देयरफॉर φ1 बराबर Ex का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा x के पावर 1/2 इंटू एरिया, तो एरिया ए स्क्वायर। अब x का वैल्यू यहां से दिखा सकता है, तो φ1 बराबर अल्फा, x का वैल्यू कितना है? a न जी, तो ये हो गया a के पावर 1/2 इंटू एरिया स्क्वायर। तो इसको निकाल दो, निकालने के बाद कितना आएगा? LHS का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? φ1, देख लो, देखो, देयरफॉर φ1 इज इक्वल टू अल्फा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए के पावर 1/2 यानी फाई, लेकिन माइनस में सब जगह जी, ध्यान देना, माइनस अल्फा ए के पावर, ए आपका कितना हो जाएगा? बेस सेम रहने पर पावर जो ऐड हो जाता है जी, 2, जैसे ऐसे करो, a प्लस 1/2, तो 2 LCM, तो 2 दूनी 4, 1 5। हालांकि ए का वैल्यू दिया है, तो ए आपका φ/2 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस में φ1 आ गया, ठीक है ना।
तो जब माइनस में फाई 1 आ गया तो ये आपका LHS का निकल गया। अब उसी तरह से RHS का भी निकाल दो, RHS का भी निकाल सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी पुट करके निकाल सकता है जी। बाद में आप फील्ड का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। एरिया तो दोनों का एक ही रहेगा, एरिया दोनों का एक ही रहेगा, जैसे निकालना है निकालिए। सिमिलरली फॉर सेकेंड सरफेस, तो सेकेंड सरफेस में जो फाई होगा, पहले एंगल निकाल दो, थीटा बराबर 0 डिग्री जी, क्योंकि फाई 2 बराबर देखो E डॉट एस, तो E2 इज इक्वल टू, ये आपका वेरिएबल हो जाएगा, तो E आपका कितना हो जाएगा देख लो, अल्फा यहाँ 2a हो जाएगा, हाफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री, तो फाई 2 बराबर अल्फा 2a के पावर एस ए स्क्वायर इंटू 1। अल्फा का वैल्यू पुट कर सकता है, यहाँ भी अलग अलग रख सकता है, जैसे यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हैं तो लास्ट में आपको काम करेगा, क्योंकि यहाँ भी उसी ऐसा है। अब आप टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जोड़ दो, तो फाई 1 फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, ये माइनस में है तो इसको सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपका चार्ज बोलता है बी में जी, तो आप पढ़े हैं फाई बराबर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई यहाँ से निकल जाएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको सोल्व कर देगा क्या आ जाएगा, दोनों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद एक और बताते हैं,
लेना तो बना पढ़ावी थी, हाला मत करो खाली, तुरंत हो गई। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं।